नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएमएसएसएन यानी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के ऊपर, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो इससे पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। जब हम बजट वाले लेक्चर्स कर रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि हेल्थ की स्थिति क्या है, रियल टाइम डेटा में क्या है, क्या सुधार होना चाहिए, डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंदर क्या है, इस बजट में क्या रखा था। तो उससे हमने आंकड़ों पे भी काफ़ी सारी बात की थी। तो उन आंकड़ों से हमें एक स्पष्टीकरण मिलता है कि हमारी जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, खास करके पब्लिक हेल्थ की, उस पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें कहाँ-कहाँ खामियाँ हैं, उस पे हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। फिर हम इस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखा जाए तो जीडीपी के संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो ये देखते हैं हम कि हिंदुस्तान के यानी कि भारत में जो स्वास्थ्य पर जो कुल सरकारी बजट आवंटन किया जाता है वो बहुत कम है। इसमें सुधार की बात लगातार होती है, निरंतर हो रही है, डिफरेंट सरकारों ने की है। लेकिन इसमें जो एक्चुअल डेटा है वो हमें बताता है। बजट के आप आंकड़े देख सकते हैं। उसमें हमने एनालिसिस भी किया था कि कितनी उसमें दिक्कतें हैं, खास करके प्राइवेट सेक्टर को लेकर के, जिस तरीके से एक तरीके से कहा जा रहा है कि वो आकर के इसमें ग्रोथ का इंजन बने। लेकिन हम पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। तो अगर हम लास्ट 2 डेकेड्स की बात करें यानी पिछले 2 दशक की बात करें तो इसमें जो नीतिगत यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग थी, उसकी जो प्रतिबद्धता थी, उससे जो स्वास्थ्य क्षेत्र है हमारा, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है जो हेल्थ को लेकर के, उसमें जो सरकारी आवंटन है इसमें मामूली इजाफा ही देखा गया है। ये पिछले 2 दशक की बातें हम कर रहे हैं। तो अगर हम देखें इसको अगर हम आंकड़ों के लिहाज से समझने का प्रयास करें तो हम ये देखते हैं कि 1990 में जो ये जीडीपी का जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर था वो 0.9% था, यानी 0.9% था, जो 2015-16 में बढ़कर 1.15% हो गया। और इसके बाद जब एनएचपीआई यानी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जब लेकर के आए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जब आई 2017 में, तो 2025 तक भारत में जो हेल्थ पर यानी स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को जीडीपी का 2.5% यानी 2.5% तक पहुंचाने का प्रस्ताव दिया गया। मैं फिर से कहता हूँ, प्रस्ताव दिया गया। इस पर हमने बजट पे काफी सारी बात की थी। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली इसे देखें तो भारत के संविधान के अनुसार जो है, जो हेल्थ है आपका, जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये राज्य सरकारों का दायित्व है। इसमें प्राइमरीली इसमें राज्य सरकारों का होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, इसलिए जो स्वास्थ्य पर कुल खर्च बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को भी एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा अपना। तो एनएचपी जो थी आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में थी, उसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव था वो ये था कि स्वास्थ्य पर राज्य सरकारों का जो एक तरीके से जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, जो आवंटित बजट का है, वो जो होना चाहिए 8% या उससे अधिक होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना। 2017 की पॉलिसी में था आपको 6, 7, 8, 9 करके दे दिया जाएगा, तो 8% या उससे अधिक होना चाहिए। तो ये इसकी एक पहली फाइंडिंग है, एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2015-16 की अगर हम बात करते हैं, उसमें जो स्वास्थ्य में जो औसत खर्च जो राज्यों के कुल बजट का था, वो हम उसको आंकड़ों के लिहाज से कर रहे हैं, तो वो कुल 5% के करीब था, एवरेज सारे स्टेट्स का मिला के। तो पिछले 15 सालों में तो इससे जो मात्र है आधा प्रतिशत की ही बढ़ोतरी हो पाई है। तो अगर हम ये देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2001-2 के अंदर, 2001 से 2, उसमें जो औसत था वो 4.5% था। लेकिन हम 2015-16 में देखते हैं तो 15 साल का गैप आ गया, उसमें भी हमारी सिर्फ 5% थी, जबकि 2017 में 8 या 8 से ज़्यादा कहा जा रहा है। तो ये आपका एक डेटा होता है, इसको लेकर के आप आंसर्स लिखें तो बहुत बेहतर होगा। इसमें हम देखते हैं कि अगर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसका लक्ष्य हासिल करना है तो नए तरीके, नए प्लान्स बनाने होंगे, उसके साथ नई कमिटमेंट्स दिखानी होंगी, उसके लिए एक विजन चाहिए होगा और उसके साथ में उस विजन को इम्प्लीमेंट करने की विल चाहिए होगी। और इसमें सेंटर और स्टेट्स को मिलकर काम करना होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इतना जितना हमने इसको सिंप्लीफाई तरीके से कह दिया है, इसको करना बहुत ही मुश्किल है। ये हमने लास्ट 2 डेकेड्स के अंदर देखा है। तो इसको अगर हम देखें तो राज्य द्वारा जो खर्च में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं की जो उपलब्धता है हमारे यहाँ, जो गुणवत्ता है, और लोगों के जीवन पर जो इसका एक तरीके से जो असर है, जो ये नजर आता है, तो उसको देख करके हम ये देखते हैं कि इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। तो भारत के जो कुछ राज्य हैं जहाँ पर मातृ मृत्यु दर है, यानी उसमें जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है यानी शिशु मृत्यु दर है, बेहतर सुविधाओं वाले राज्यों से 5 गुना तक अधिक है। यानी हमारे राज्यों के बीच में भी एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। ये भी हमने डिटेल से बात की थी बजट के लेक्चर्स के अंदर। तो अगर हम ये देखते हैं, आज़ादी के 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं, समृद्ध देश की बात हो रही है, न्यू इंडिया की बात हो रही है, हम उस पर भी आएंगे आगे के लेक्चर्स में। तो इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य निधि ही समृष्ट जो से कहते हैं प्रॉस्पेरिटी
तरह से स्टेट के लिए एक कोर का काम करेगा, यानी आधार का काम करेगा, बेस का काम करेगा। तो स्वास्थ्य बजट को ध्यान में रखकर सक्रिय जन भागीदारी जो इसमें होगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, प्राइवेट पार्टनरशिप को भी हम यहाँ पे स्थान देना चाहिए। तो इसके जरिए जो किया जाना ही संभव है, और उसमें कॉस्ट की जो कॉस्ट है उसको घटाया जाए, कम किया जाए, कम पैसों पर बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इसकी तरफ वेलफेयर स्टेट का फर्ज बनता है। तो सरकारी खर्च का जो उद्देश्य है वो केवल आर्थिक ही नहीं होता बल्कि सामाजिक होता है। जो वेलफेयर स्टेट की बात करें, जिस तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा का भी विकास होना चाहिए, तो सरकारी जो राजस्व का एक बड़ा भाग जो है वो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। तो इसलिए जो नागरिक जो है यहाँ पे सिटीजन जो है हमारे, वो सरकारी योजनाओं को अधिक रुचि दिखानी चाहिए। तो राज्यों को जो स्टेट्स की जो स्वास्थ्य नीति है और जो हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो स्टेट्स का जो एनुअल जो बजट है उसका जो विश्लेषण करना है, उससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा इसमें एक तरीके डिबेट की ज़रूरत है, उसमें सुधार की ज़रूरत है और इसमें इमीडिएट एक्शंस की ज़रूरत है। तो जिसको हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में इस बात को पर्याप्त साक्ष्य है कि जब सरकारें स्वास्थ्य पर निवेश बढ़ाती हैं तो लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो भारत में राज्य सरकारों को स्वास्थ्य पर आवंटित तथा अन्य पहलुओं पर अधिक ध्यान देना, तो इसकी शुरुआत बहुत तेजी से और बहुत इसमें ऑलरेडी बहुत डिले कर चुके हैं। तो इसके मद्देनजर जो यहाँ पर बात निकल करके आती है वो ये आती है कि कैबिनेट ने स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दे दी है। तो इस बैकड्रॉप में हम इसको समझ सकते हैं कि जो एक तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण से जो प्राप्त राशि होगा इस निधि में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी बारीकियां क्या हैं, वो हम इस लेक्चर में समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस तरीके से स्वास्थ्य के लिए जो है एकल गैर व्यापित रिजर्व कोष यानी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो है इसको बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसके साथ साथ जो निकल करके आई है बात वो ये आई है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकरण से प्राप्त राशि को इस पर्टिकुलर निधि के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस निधि के जरिए जो देश है इसमें स्वास्थ्य कार्यक्रम में तीव्र क्रियान्वयन होने की संभावना है। तो ऑब्जेक्टिव जो रैशनल है वो ये आधार बनता है आपका। तो इसको बिल्कुल शीर्ष लेवल पे किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई थी। तो इसके बाद जो है कि सरकार की तरफ से ये एक तरीके से प्रेस नोट भी जारी किया गया था। उन्होंने कहा था कि वित्तीय अधिनियम 2007 में जो सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज ख्याल कीजिएगा इन बात का। तो वित्तीय अधिनियम 2007 के सेक्शन 136 बी के तहत जाने वाले इसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ये पीएमएसएसएन का एक तरीके से बनाने का प्रस्ताव किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस में किया गया, कौन से ईयर में किया गया, किस अधिनियम के अंदर किया गया है। तो मैं फिर से बोलता हूं कि वित्तीय अधिनियम 2007 का सेक्शन 136 बी, फिर से बोलता हूं मैं, वित्तीय अधिनियम 2007 के सेक्शन 136 बी के तहत किए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा के ऊपर जो उपकर लगता है उससे प्राप्त होने वाली जो राशि है और उसके स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएमएसएसएन के लिए बनाने का प्रस्ताव किया गया है। तो इसके अंदर कहा क्या गया है मुख्यतः, तो इसमें ये कहा गया है कि पीएमएसएसएन जो है ये सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक तरीके के रिजर्व कोष होगा। तो इसका मतलब यही है कि ये स्वास्थ्य के सार्वजनिक खाते में जो है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रिजर्व कोष की तरह काम करेगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त जो होगी इस राशि में, इसमें स्वास्थ्य और अंश प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में भेजा जाएगा। तो अगर हम मौजूदा समय की बात करें, इसमें जो प्रेजेंट स्टेटस है हमारा रियल टाइम डेटा के अंदर, तो इसमें जो 4% स्वास्थ्य जो कहते हैं किसमें एवं शिक्षा उपकर लिया जाता है, जिसकी सालाना करीब जो निकल करके आती है वैल्यूएशन वो आपकी आएगी 44 से 45 हजार करोड़ रुपए एकत्रित होने का अनुमान है। अगेन ये एस्टिमेट से, इसको रिवाइज बजट अगले साल ही पता चलेगा। तो 2018 से ये लिपकर जो है ये लागू है। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जैसे फाइनेंशियल अधिनियम जो 2007 का सेक्शन 132 भी इसके तहत है, 44 से 45 हजार का एस्टिमेशन है और इसमें 2018 से ये उपकर लागू है। तो ये आपको डिफरेंट डेट्स अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस इनमें जो राशि होगा और इसको हेल्थ मिनिस्ट्री इसको किस तरीके से लागू करेगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका एनालिसिस करना जरूरी है। अब हम इसको एनालिसिस पार्ट में अगर हम इसको देखें तो हम ये पाते हैं कि जिस तरीके से जो स्वास्थ्य के लिए जो समाप्त लैब्स नहीं होने वाली, तो इसका मतलब क्या है, पीएमएसएसएन का जो इसको मंजूरी दे दी गई है, तो इसमें जो है कि जो स्वास्थ्य के लिए जो है समाप्त जो यानी कि लैब्स नहीं होने वाली एकल निधि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है इसकी। और इसके बाद जो है जो स्वास्थ्य और शिक्षा का उपकर जो है स्वास्थ्य वाला हिस्सा जो है इस कोष में डाला जाएगा और इसका इस्तेमाल जो है स्वास्थ्य एवं परिवार
परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में होगा। तो आपसे ये पूछा जाता है इसमें किसकी होगी, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में इसका जो है इस्तेमाल होने की बात सरकार कह रही है। तो इसके बाद जो है कि इस बजट भाषण के दौरान भी अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो हम ये देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था उस वक्त कि आयुष्मान भारत योजना की जो घोषणा करते हुए तो मौजूदा जो है उन्होंने 3 शिक्षा उपकर की जगह 4% स्वास्थ्य उपकर लगाने की घोषणा भी की थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बैकड्रॉप है कि जो 3% है उसमें इन्होंने 4% की बात की है इस बार के लिए। तो इस कोष में जो रख रखाव एवं जो देख रेख है ये काम जो है आपका इसमें किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसको करेगा। तो अगर भविष्य में जो है इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत कोई योजना लाई जाती है तो उसमें इस कोष में शामिल किया जाएगा। तो ये एक इसका बहुत बारीक जो इसको कहते हैं इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। तो इसका जो इस्तेमाल है ये हेल्थ इमरजेंसी के दौरान, आपदा की तैयारियों में और उस पर प्रतिक्रिया देने पर भी किया जा सकेगा। तो इसका इस्तेमाल कैसे कैसे होगा इस पर भी बारीक नजर रखें। और इसके बाद जो है कि इससे क्या केंद्र सरकार को यानी कि जो सरकार को जो उम्मीद है कि इस कोष में जो बढ़ी हुई एक तरीके से सार्वभौमिक और सस्ती स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता के चिन्हित किए जाने के संसाधनों के माध्यम से मिल सकेगी, ऐसा सरकार का स्पष्ट मानना है। तो आप ये देखा जाए कि जितना कहा जा रहा है ये इतना सिंप्लीफाई होने नहीं वाला है। बहरहाल उस पर एक अलग डिबेट बनेगी। तो इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि इस राशि को जो है अवधि जो है वित्त वर्ष के अंत तक खत्म नहीं होगी और इसका इस्तेमाल जो है उसी मद के अंदर होगा। ये इसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इसके अंदर एक तरीके से सेफ गार्ड रखा गया है, इसके अंदर लॉ के इतिहास से इसके अंदर सेफ गार्ड किया गया है। तो केंद्र जो सरकार द्वारा बजट में एक तरीके से जो प्रस्तावित प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी, ये इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। तो इस निधि के अंदर जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर लगाए गए 4% उपकर में आएगा ये धन 44 से 45 हजार के करीब हजार के करीब आने की उम्मीद है। तो इस निधि का जो धन होगा वित्तीय वर्ष के अंत में जो इंपॉर्टेंट बात है वो लैप्स नहीं होगा और इसका इस्तेमाल जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कर सकेगा। और ये कैसे किया जाएगा, हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में इस्तेमाल, आपदा की तैयारियों में उसे रोकने में इसको किया जा सकेगा। तो ये जो सारी बातें हैं ये किस तरीके से होगा, तो बजट में जो हेल्थ पर आवंटित जिस तरीके से बहुत बड़ी बातें की गई थी 2.23 लाख करोड़ यानी 2,23,846 करोड़ हो गया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा जो 35,000 करोड़ है वो आपका कोविड टीकाकरण पर खर्च होगा। ये सारी तमाम बातें हुई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए। तो सरकार ने एक तरीके से स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में 2025 तक जो है वो 2.5% करने का लक्ष्य रखा है। यानी वो 2.5% भी बहुत कम है, लेकिन बहरहाल जो है कि इसको ऐसा रखा गया है। तो हमने ये देखा है कि इसमें जो है कि जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा किस तरीके से होगा, तो 2025 तक भी हमारा सिर्फ 2.5% ही खर्च होने वाला है। उसके मद्देनजर जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर है, खास करके पब्लिक एक्सपेंडिचर जो उसमें हो रहा है, उसके मद्देनजर हम ये पाते हैं कि हमारी जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स है उसमें जो हमारा ग्रांट है, उसमें जो हमारा है, उसमें जो बुनियादी दिक्कतें हैं उसमें राज्य सरकार जो है जिस तरीके से 8% से तो बढ़ा एटलीस्ट, तो इन सबको मिल करके चुनौतियां बहुत ज्यादा बड़ी हैं, गंभीर हैं। और स्वास्थ्य जो है ये किसी भी देश का एक आधार हो सकता है विकास के लिए, उसके नेशन की एक तरीके से कोर का काम करता है। तो हमने ये देखा डिफरेंट स्टडीज में देखा है, वो हम इकोनॉमिस्ट के साथ से बात कर सकते हैं, उसमें एक के बाद एक कर सकते हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे भी। लेकिन इसमें जो ये है कि मुख्यतः कैबिनेट का एक और इसके साथ साथ एक फैसला इंपॉर्टेंट और हुआ है, वो एफडीआई को लेके हुआ है, उस पर हम नया लेक्चर बनाते हैं। जिस तरीके से बीमा क्षेत्र के अंदर जो है 74% एफडीआई को भी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक तरीके से मंजूरी दे दी है। ये दोनों सब साथ में ही हुआ था, तो उसके बाद जो है उस पर भी हम अलग से बात करेंगे। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 74% एफडीआई के अंदर मिल जाना एक तरीके से बहुत मैसिव है, इसका भी हमें एक एनालिसिस करना होगा। चलिए फिलहाल जो है ये प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में थोड़ी बातें थी हमने कहा, लेकिन आपको ये जो इसमें दिया गया है वित्तीय अधिनियम 2007 का सेक्शन 136B, आप इसमें देखें किसमें खर्च किया जाएगा, 3% से 4% कर दिया गया है, 44 से 45 हजार की राशि का अनुमान है। तो इसके अंदर कौन सा मंत्रालय इसको लागू करेगा, तो ये तमाम बातें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।